अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise the chapter salary, right? तो बात करें सैलरी चैप्टर की तो ये फाइनल में और IPCC दोनों में है, फाइनल में तो इतना वेटेज है ही नहीं, ठीक है। तो नवंबर 21 के हिसाब से हम जो है पढ़ते हैं। ये PDF है, पूरा पढ़ने के बाद ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिसको भी चाहिए हो आप लिंक ले लेना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं सैलरी के रिवीजन की। तो सैलरी के रिवीजन में ऑब्वियस बात है कि अलाउंस और परक्विजिट एक अपना सब्सटेंशियल टाइम तो लेगा ही लेगा। उसके पहले के कुछ बेसिक्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटेशन और कुछ दूसरे बेसिक्स भी रहते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलाउंस और परक्विजिट के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें कवर कर लें। चलो, तो देखो सैलरी वैसे भी आपको पता है कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है, वो होती है सैलरी, राइट। वो टैक्सेबल होती है। और टैक्स कैसे होता है? ड्यू और रिसीव, कि मैंने 1 महीने काम कर लिया तो मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, तो ड्यू और 10 दिन बाद रिसीव हुई, तो जितना भी विच एवर इज़ अर्लियर तब हमको टैक्सेबल हो जाता है। नोट करना कि जब हम रिवाइज़ करेंगे तो हम बैक एंड फोर्थ जाएंगे कि हम आगे का भी रिवाइज़ करेंगे, देन आगे का रिवाइज़ करते करते हम पीछे का भी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर आपको उस लंबाई से दिक्कत है तो बेटर है कि आप वो इंटू 2 करके जो है वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको चीज़ें जो है थोड़ी सी शॉर्ट लगेगी। बाकी जो कुछ पॉइंट्स जो नोट करने लायक है, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर। अब पार्टनर को सैलरी जा रही है तो वो सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में नहीं जा रही है, तो वो जो इनकम है पार्टनर को वो PGBP है। वैसे ही सैलरी को जो सैलरी MP MLA को जाते हैं तो MP MLA वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, तो वो IF वैसे इसलिए सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और यही अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन विजिट कर रहा है, ठीक है, और उसको विजिट के रिस्पेक्ट में पैसे दिए जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में तो 192 के अंदर TDS कटेगा, ठीक है, TDS का सेक्शन को लिंक कर रहा हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पे हमको 194J के रिस्पेक्ट में TDS कटेगा। चलो, बाकी अगर आपके पास कोई सी सैलरी है और सैलरी आई है और आपने सैलरी किसी दूसरी जगह अप्लाई करके रखी है, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ सैलरी है। सैलरी फॉरगॉन कर रहे हो या एप्लीकेशन कर रहे हो तो एप्लीकेशन ऑफ सैलरी है। इसका मतलब पूरी की पूरी सैलरी आपको टैक्सेबल तो होगी, ठीक है। और पॉइंट ये है कि सैलरी जो बिफोर ज्वाइनिंग पे मिलती है और जो बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर रिटायरमेंट पे जो पॉइंट जो मिलता है हमको अमाउंट, उसको बोला जाता है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, और वो भी ये टैक्सेबल है, ठीक है, ठीक है। तो MP MLA पार्टनर ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ये सब हमने पढ़ा। एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में जो पैसे आते हैं और ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर पेड टैक्स होता है, वो पॉइंट होता है टैक्स का। अब कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी की बात करें तो सैलरी में क्या होगा कि पहले आप ग्रॉस सैलरी निकालोगे और सैलरी उस सैलरी हेड के कुछ डिडक्शंस होते हैं, उसको ये ATC के नहीं है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, एंड देन जो है फिर नेट सैलरी आती है। पॉइंट ये है कि चलो डिडक्शन तो पता है 2-3 ही है, नेट सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी में कितने कंपोनेंट होते हैं? ये सारे कंपोनेंट होते हैं ग्रॉस सैलरी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो BDC में बोलता हूँ, ठीक है। BDC मतलब कि बेसिक सैलरी डी और कमीशन, ये BDC। फिर आता है बैग। BDC के बाद आता है बैग। बैग कैसे? B से है बोनस, A से एडवांस और अरियर, और G से है ग्रेचुइटी। तो BDC और बैग। तो बेसिक सैलरी DA कमीशन, बोनस, एडवांस, अरियर और ग्रेचुइटी, ठीक है। फिर आता है प्लैप। बैग के बाद क्या है? प्लैप। प्लैप का मतलब क्या होता है? P से PF, L से लीव ट्रैवल इंकेशमेंट, ठीक है, P से पेंशन, L से लीव सैलरी, इससे लीव सैलरी मतलब वही लीव ट्रैवल इंकेशमेंट, ठीक है। तो पेंशन, लीव सैलरी, A से अलाउंसेस, और देन P से PF आता है, ठीक है। तो पेंशन पहले आता है, ठीक है। तो हमने BDC पढ़ा, हमने बैग पढ़ा, फिर हमने प्लैप पढ़ा। प्लैप जो हमने पढ़ा, प्लैप के बाद हम पढ़ेंगे VRS। तो VRS तो एक तो है ही, ठीक है, ये हो गया VRS। फिर R से है रिट्रेंचमेंट, देखो सॉरी VRS है ना, तो R से बोल देता हूँ रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। देन S से है सुपर एन्यूएशन फंड। तो VRS हो गया, तो एक तो पूरा VRS, देन R से रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, S से सुपर एन्यूएशन फंड, एंड देन आखिरी में आता है परक्विजिट। तो हमने जो इतने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इन द सेंस याद करने के लिए। BDC, बैग, प्लैप, VRS, परक्विजिट।
ठीक है, बैग और प्लैप, ठीक है, BDC बैग प्लैप VRS और परक्विजिट। चलो, तो ये सब चीज़ें हैं। अब हमको इसकी टैक्सेबिलिटी वाला क्राइटेरिया देखना है, क्योंकि ये नोट 1 से लेके जो है नोट 14 तक जो जाएगा, तो हम इसकी टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि जो बेसिक सैलरी रिसीव होती है, तो बेसिक सैलरी तो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। ये बेसिक सैलरी पूरी की पूरी टैक्सेबल है। रही बात आती है बेसिक सैलरी का BDC DA, तो DA में 2 तरीके के DA होते हैं, एक तो कंडीशनल DA होता है और एक अदर DA होते हैं। देखो, DA कुछ भी हो रहेगा तो टैक्सेबल ही, राइट। और ये याद रखना कि कितनी बार कैलकुलेशन में अदर DA की जगह, मतलब अदर DA मतलब पूरे DA की जगह हमको सिर्फ कंडीशनल DA का उपयोग करना पड़ता है। बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल DA, इस तरीके से चीज़ें बोली जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक तरीके से ये बोला है कि कंडीशनल, देखो पहले तो सारे DA टैक्सेबल होते हैं, फिर कंडीशनल DA है कि DA वो होते हैं जो फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन, ठीक है। कि कंडीशनल DA का मतलब क्या होता है कि DA वो फॉर्म पार्ट, वो पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन जब आप करते हो ना, ग्रेचुइटी, पेंशन, इन सब में ये पार्ट होता है कंडीशनल DA। चलो, बेसिक सैलरी DA हो गया। फिर आती है बात BDC कमीशन। कमीशन में भी ऐसा है, जैसे DA में कमीशन, DA में कंडीशनल DA और अदर DA है, कमीशन में भी कमीशन जो है टर्नओवर बेस्ड है, कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, तो टर्नओवर बेस्ड कमीशन है और अदर कमीशन है। तो जैसे DA सब टैक्सेबल है, कमीशन भी सारे टैक्सेबल है, ठीक है। पर ये याद रखना कि कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल या टर्नओवर कमीशन है, वो पर्टिकुलर जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में आपको यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये BDC हो गया। फिर आता बैग, बैग से B होता है अपना बोनस। तो बोनस जो होता है वो रिसिप्ट बेसिस पे होता है, राइट। बोनस जो है जब मिलता है तभी टैक्सेबल होता है वो, हाँ। तो ये याद रखना कि बोनस जो है वो मिला तो जाके टैक्सेबल होगा, राइट। फिर रही बात आती है एडवांस और अरियर की। तो एडवांस में कोई सी सैलरी मिल गई है कि 2 महीने में मेरे को 4 महीने की सैलरी मिल गई है, तो ठीक है, वो तो वैसे भी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अरियर के बेसिस पे टैक्सेबल हो गया। और अब देखो, अब हाँ इसमें इंपॉर्टेंट है एडवांस और अरियर। तो देखो, एडवांस में हमको समझना पड़ेगा, एडवांस सैलरी मिली तो ये तो हम बोलते हैं कि हमको सैलरी एडवांस मिली, और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। इसका मतलब होता है सैलरी के अगेंस्ट में कुछ एडवांस मिला, तो ये तो एक तरीके से लोन से एडवांस हो गया। जैसे बैंक आपको लोन देती है तो हम बोलते हैं ना कि लोन अगेंस्ट FD, इसका मतलब क्या है कि FD के अगेंस्ट में लोन मिला, राइट। इसलिए जब एडवांस अगेंस्ट सैलरी बोला जाए तो उसको आप लोन कंसीडर करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है लोन तो टैक्सेबल होगा नहीं। फिर एक होता है कि अगर डायरेक्ट एडवांस से देके रखे तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो एडवांस रहता है तो उसका तो नेचर ही होता है कि उसको लोन ही ट्रीट करना। फिर अरियर की बात आती है, अरियर इन द सेंस कि मिला ही नहीं, ठीक है। और फिर एक पॉइंट आता है कि जब आपको पर्टिकुलर मान लो कि 5वें महीने में आपको सारे महीने का पे हो गया, ठीक है। तो ये 5वें महीने में जब आपको सारे महीने का पे हुआ, ठीक है, या तो ऐसा बोल दो कि 5वें महीने में 10% जो बढ़ा है वो हर महीने की सैलरी का बढ़ा है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ है। 5वें महीने में 10% बढ़ा है, पर ये बोल रहे हैं कि चलो ये इसका इफेक्ट 1 मंथ से, तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ है तो इसको, ठीक है, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है इसको रिसिप्ट बेसिस पे ही टैक्सेबल होगा, ठीक है, करंट ईयर में टैक्सेबल होगा। यही डिस्प्यूटेबल सैलरी की बात आती है कि पुराने जो डिस्प्यूट्स थे उसके रिस्पेक्ट में अभी सैलरी मिली है तो वो रिसिप्ट बेसिस पे करंट ईयर में टैक्सेबल होगी। तो ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और डिस्प्यूटेबल सैलरी वो जो भी है वो रिसिप्ट बेसिस पे करंट ईयर में टैक्सेबल होगी। तो हमने पढ़ा था बेसिक सैलरी DA कमीशन, फिर हमने बैक पढ़ा, B में बोनस पढ़ा जो रिसिप्ट बेसिस पे है, A से एडवांस और अरियर पढ़ा वो भी रिसिप्ट बेसिस पे, फिर आता है G से ग्रेचुइटी, ठीक है। अब ग्रेचुइटी जो है जो मिल रही है, अब देखो ग्रेचुइटी इन द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपने जो है सर्विस दी है हमको अच्छी खासी, तो लो ग्रेटिट्यूड में आप हमसे कुछ कैश कंपोनेंट लो। अब पॉइंट ये है कि आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही मिली है। देखो 2 तरीके मिलने के, मैं पहले टाइम स्केल बताता हूँ। एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली है या तो रिटायरमेंट पे मिली है, क्योंकि जाते जाते भी आप कोई अच्छा ही करना चाहते हो तो जाते जाते आपने रिटायरमेंट पे दिए। अब देखो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली है तो कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, भैया टैक्सेबल है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि रिटायरमेंट में मिली है तो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट है एग्जेम्प्ट है। पर ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को ज़्यादा एग्जेम्प्ट करके रखा है, नॉन गवर्नमेंट को कम एग्जाम करके रखा है, तो अभी अपन वो एग्जाम वाला पोर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो गवर्नमेंट को तो ज़्यादा इन द सेंस पूरा ही एग्जाम है, ठीक है। अब नॉन गवर्नमेंट को भी एग्जाम बोला मैंने, पर कुछ कंडीशन है, और कुछ कंडीशन है मतलब कि कुछ पोर्शन एग्जाम है, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट भी मिला है तो क्या क्या पोर्शन एग्जाम है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पूरा एग्जाम है।
तो एग्जाम में सबसे पहले देखो कि भाई जो पर्सन है जो रिटायर हो रहा है वो क्या ग्रेचुइटी एक्ट में है कि नहीं है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट पोगा में है कि नहीं है। वो बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में तो है, ठीक है। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में है, अगर ग्रेचुइटी एक्ट में है तो देखना उसको एग्जाम वाला पोर्शन ज़्यादा होगा। ग्रेचुइटी एक्ट में है तो देखना एग्जाम वाला पोर्शन ज़्यादा होगा। किस तरीके से, देखो इधर हमको 3 क्राइटेरिया दे के रखे हैं और जिसमें से लोअर एग्जाम रहता है। पहला में क्या है 15/26, 15/26 करो, सैलरी लो हर महीने की, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब कि किसी ने 7 साल 6 महीने काम किया, ठीक है, उसको ग्रेचुइटी मिल रही है। तो देखो 7 साल 6 महीने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है, 0.5 होगा तो उसको 0 कर देंगे, मतलब कि 7 साल 6 महीने किया तो इस तरीके एक तरीके 7.5 ईयर्स हो गए। 7.5 ईयर्स को हम बोलेंगे 7 ईयर्स, पर 7 साल 6 महीने 1-2 दिन हो गए या 7 साल 7 महीने हो गए, तो ऐसे केस में हम उसको बोल देंगे, ठीक है, 8 साल। तो जब याद रखना कि 0.6 = 1 लिखा है तो ये 6 को 6 महीने मत मानना, जैसे कि 0.5, ये नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि 0.6 जैसे होता है वो 1 हो जाता है, राउंड ऑफ की बात कर रहा हूँ। 0.5 रहेगा तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 8 साल हो गए। अब सैलरी हर महीने की, ठीक है, सैलरी पर मंथ, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सैलरी बोल दिया तो सैलरी कौन सी, सैलरी ये अपनी लेटेस्ट वाली, तो इधर लेटेस्ट सैलरी पर मंथ, ठीक है। और 15/26 मैंने आपको बोला था, देखो लेटेस्ट सैलरी तो ज़्यादा ही होती, ठीक है, और 15/26। अब ये से आपने कैलकुलेशन करा कि 8 को अभी हाल ही की सैलरी में, लेटेस्ट सैलरी में, और इंटू 15/26 करा, फिर आपको ग्रेचुइटी के रूप में कितने मिल रहे हैं, ठीक है, और एक जो लिमिट का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो याद रखने वाला क्राइटेरिया सिर्फ ये है, बाकी तो आपको रिसीव होगा, और एक 20 लाख है, 20 लाख याद रखना। अगर पोगा में नहीं है तो ऐसे केस में सैलरी पर मंथ नहीं आएगा ना, इसमें सैलरी पहले मैं कंप्लीटेड ईयर की बात कर लेता हूँ। इधर कंप्लीटेड ईयर है तो इधर भी जो है कंप्लीटेड ईयर लिया, मतलब कि कंप्लीटेड ईयर है 0.6 = 1 उस तरीके से ना। इधर ऐसा नहीं है, इधर राउंड ऑफ नहीं होगा, इसलिए तो मैंने 0 लिखा है, मतलब कुछ भी हो 0 ही होगा, डेसिमल में हो 0 ही होगा, ऐसा भी नहीं कि 0.6 हो गया तो 1 हो गया, 0.6 पे भी 0 ही है, इसलिए मैंने इधर 0 लिखा, ठीक है। तो इधर जो रहेगा पर्टिकुलर 7 साल रहेगा, 8 साल नहीं रहेगा। जैसे इधर 8 साल हो गया था, इधर 7 ईयर्स रहेंगे। और जैसे इधर लेटेस्ट सैलरी थी, इधर लेटेस्ट सैलरी भी नहीं है, इधर एवरेज सैलरी है। पर जो एवरेज सैलरी है तो कितने महीने का एवरेज लेना है वो भी तो मैटर करता है, ठीक है। और फिर 1/2, 15/26 भी नहीं है, 1/2 है, मतलब कि हर चीज़ में कमी है, कंप्लीटेड ईयर्स में कमी है, सैलरी में कमी है, इनफैक्ट नंबर्स में भी कमी है, बाकी एक्चुअल और 20 लाख तो है ही। तो पॉइंट ये है कि चलो सैलरी पर मंथ और एवरेज सैलरी दोनों में अंतर होता है। सैलरी पर मंथ में तो मैंने बोल दिया लेटेस्ट सैलरी, लेटेस्ट सैलरी में क्या बोलोगे आप, लेटेस्ट बेसिक सैलरी, लेटेस्ट डीए और लेटेस्ट कमीशन, क्या जैसे यही होना चाहिए। तब देखते हैं अपन, देखो इसमें कमीशन नहीं आया, लेटेस्ट सैलरी आया, लेटेस्ट डीए आया, ठीक है। फिर ये तो जो था, ठीक है, ये पोगा लेटेस्ट सैलरी और लेटेस्ट डीए। एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है। अब एवरेज सैलरी पर मंथ, देखो 1 महीने की सैलरी लिखनी, इधर सिर्फ 1 महीने की सैलरी आनी चाहिए, ठीक है। पर 1 महीने की सैलरी जो है वो लेटेस्ट रहेगी कि किसी का एवरेज रहेगी, तो हमको एवरेज निकालना है। तो मतलब कि जब आप एवरेज निकाल रहे हो तो आप 10 महीने का एवरेज लो, ठीक है। पर 10 महीने के एवरेज में जो एवरेज आएगा तो 1 महीने का आएगा ना, वो /10 करके 1 महीने का आएगा ना, वो 1 महीने का ही हमको उधर लिखना है। तो जैसे बेसिक सैलरी इधर लेटेस्ट थी, इधर लेटेस्ट की तो बात ही नहीं आती, लास्ट 10 मंथ में जो था वो लो। अब लास्ट 10 मंथ में भी ये याद रखना कि रिटायरमेंट वाला मंथ नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसके पहले, मतलब डेट टू डेट नहीं चल रहा है, ये मंथ वाइज चल रहा है, होलिस्टिकली मंथ देखा जाएगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट वाला मंथ है उसको वो नहीं देखेंगे, उसके पहले वाले मंथ से पहला महीना चालू होगा। तो बेसिक सैलरी आखिरी के 10 महीने, ठीक है। अभी अपन ने डीए की बात करी, पर इधर डीए जो है, डीए कंडीशनल है, ठीक है। डीए इधर कंडीशनल, तो पहले कंडीशनल डीए इधर आता है, ठीक है। फिर और एक आता है कमीशन, और कमीशन भी पूरा नहीं, टर्नओवर बेस्ड कमीशन। इधर तो कमीशन ही नहीं, इधर कमीशन टर्नओवर बेस्ड है, ये आखिर के 10 महीने का। ये पूरा एक्यूमुलेट करो और /10 कर दो, तो ये तुम्हारी एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगी, राइट। तो बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, ठीक है। फिर आता है अपना कमीशन, फिर आता है बैग बोनस, एडवांस अर्नियर, फिर जी से ग्रेचुइटी, फिर आता है प्लैक, पी से क्या है अपना पेंशन। अब अपन पेंशन पढ़ते हैं, राइट। फिर उसके बाद प्लैप, पी से आता है पेंशन। तो पेंशन में अब पॉइंट ये है कि जैसे अपन ने उधर पढ़ा था ग्रेचुइटी में कि हमने टाइम स्केल की बात करी थी कि यार देखो कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या रिटायरमेंट में मिल रहा है। सी मैं ये रिकॉल तो होगा, ठीक है, 1 सेकेंड, ये रिकॉल तो होगा इन द सेंस कि आपको लग रहा होगा तो आप × 2 कर लेना, ठीक है।
अब मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ, पेंशन मंथली। अब पेंशन में ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, पेंशन तो रिटायरमेंट पे भी मिलता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट और एट रिटायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है। बनती बात है पेंशन मंथली, मतलब कि आपका पेंशन मंथली हो गया है कि आपने लमसम पेंशन ले ली, ठीक है। तो जैसे कि उधर अपन ने पढ़ा था, देखो फॉर्मेट वैसे रहेगा जैसे अपन ने उधर पढ़ा था कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में तो पूरा टैक्सेबल है, तो इधर भी ऐसे ही है कि आप मंथली ले रहे हो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। पर अगर लमसम है, ठीक है, अगर आप लमसम कर रहे हो तो पूरा मतलब कि एग्जाम्प्ट है, उधर पूरा टैक्सेबल है, उधर एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो इधर टैक्सेबल है, इधर टैक्सेबल है, इधर एग्जाम्प्ट है, पर नॉन गवर्नमेंट को भी एग्जाम्प्ट है, पर नॉन गवर्नमेंट को कुछ पोर्शन एग्जाम्प्ट है। तो अभी अपन वो पोर्शन की बात कर लेते हैं, राइट। तो देखो पेंशन में एग्जाम्प्ट जो नॉन गवर्नमेंट पोर्शन होता है उसमें आप पहले ये देखो कि भैया ग्रेचुइटी आपको मिली कि नहीं मिली। अगर ग्रेचुइटी भी आपको मिल रही है, तो फिर पेंशन जो एग्जाम्प्ट होगा ना वो कम पोर्शन होगा, क्योंकि ग्रेचुइटी भी आपको मिल ही रही है। पर अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही तो पेंशन जो है ज़्यादा एग्जाम्प्ट होगा। ग्रेचुइटी मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जाम्प्ट, ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/2 एग्जाम्प्ट, ठीक है। चलो फिर आती बात ये हो गया अपना पेंशन, राइट। अब आती लीव सैलरी, ठीक है। ये सब अभी अपन कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, अलाउंस और परक्विजिट पे तो आए ही नहीं है, राइट। तो देखो प्लैप में अपन ने पेंशन पढ़ी, अपन लीव सैलरी पढ़ रहे हैं। अब लीव सैलरी जैसे अपन ने ग्रेचुइटी में पढ़ा था ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट, लीव सैलरी में भी ऐसे ही है, ठीक है। पर और देखा जाए तो फॉर्मेट पूरा का पूरा वैसे ही कि देखो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो लीव सैलरी पूरी की पूरी टैक्सेबल है, और जो है रिटायरमेंट पे मिल रहा है तो गवर्नमेंट को एग्जाम्प्ट है। मतलब अपन ऐसा सोचते हैं ना कि रिटायरमेंट पे मिल रहा है तो पूरा एग्जाम्प्ट है, पर हाँ नॉन गवर्नमेंट को कम एग्जाम्प्ट है। अब कितना एग्जाम्प्ट है अभी अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअल अमाउंट और 20 लाख जैसे था अपना ग्रेचुइटी में, तो इधर भी एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख है, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख लीव सैलरी में, तो ये तो सेम रहेगा। फिर देखो बात आती है इधर 4 क्राइटेरिया आ जाते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। अभी जो एवरेज सैलरी है ये वही 10 महीने वाला सीन है, ये वही 10 महीने वाला सीन है, पर इधर डेट टू डेट वाले 10 महीने हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, एक तो हमारा जो लीव क्रेडिट है, लीव क्रेडिट क्या होता है अभी अपन वो समझेंगे। इधर एवरेज सैलरी पर मंथ जो हमने ग्रेचुइटी के समय रिटायरमेंट के वाले मंथ को हटा के बचे हुए मंथ लिए थे, इधर ऐसा नहीं है, इधर डेट टू डेट हमको एवरेज सैलरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, फिर 10 महीने इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख, ठीक है। अब लीव क्रेडिट क्या होता है, लीव क्रेडिट ये होता है कि आपके जितने भी कंप्लीटेड ईयर है, कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है कि 0.6 को ऐसे बंद नहीं करेंगे, कंप्लीटेड ईयर, ठीक है, उस हर एक साल के 30 दिन, ठीक है, ये आपके लीव अलाउेबल है कि आप इतनी लीव ले सकते हो। फिर आपने कितनी लीव ली है तो बचा हुआ जो है आपका लीव क्रेडिट होता है। फिर 10 महीने, एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख, इस तरीके से है। तो समझ रहे हो कि पोर्शन मतलब कि अगर देखा जाए फॉर्मेट तो पूरा का पूरा वैसे ही है, इन द सेंस कि इधर टैक्सेबल है, इधर एग्जाम्प्ट है, ठीक है। फिर अपन ने मंथली और लमसम में भी ऐसे ही देखा, फिर अपन ने ग्रेचुइटी में भी टैक्सेबल एग्जाम्प्ट इस तरीके से देखा अपन ने। फिर PL हो गया, फिर A से हो गया अलाउंस और P से हो गया PF, ठीक है। तो प्लैप हो गया, तो उसका VRS और परक्विजिट है, VRS अपना, ठीक है। तो V से अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट, VRS जो अपना को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे अपने को जो मिल रहा है, एंड देन R से रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और S से सुपर एनुएशन फंड। तो देखो अभी अपन समझते हैं, प्लैप तो हो गया, तो VRS पे सबसे पहले V से VRS, इधर भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ 5 लाख ये रहेगा, मतलब 3 लाख तो अभी अपन ने पढ़ा था, ये 5 लाख है, राइट। अभी अपन इन टोटल सब अपन रिवाइज करेंगे। इधर क्या बोल रहे हैं कि सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब कि हर कंप्लीटेड ईयर पे 3 महीने की सैलरी। फिर एक ऐसा होता है कि सैलरी पर मंथ इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, एक होता है पास्ट डेटा के बेसिस पे और एक होता है फ्यूचर डेटा। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में ऐसा है कि आपने जितने ईयर्स कंप्लीट कर लिए हर एक ईयर के 3 महीने आप ले और सैलरी पर मंथ, ठीक है। और एक होता है कि आगे आपका जितना बचा है रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, ठीक है, उसके हिसाब से सैलरी पर मंथ ले लो। जब सैलरी पर मंथ करते हैं, जैसे कि इधर भी अपन ने देखा कि कंप्लीटेड ईयर है और हर साल के 3 महीने, ठीक है, तो सैलरी पर मंथ लेंगे तो ऑब्वियस बात है कि लेटेस्ट सैलरी लेंगे, ठीक है। रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस से भी जो अभी हाल ही में करंट सैलरी मिल रही है वो करंट सैलरी पर मंथ ही लेंगे और रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस देखेंगे। अब रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस बोला, ईयर ऑफ सर्विस नहीं बोला है, ठीक है। और एक्चुअल अमाउंट ऑफ 5 लाख, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सैलरी पर मंथ ये समझ में आया कि करंट लेंगे, और हमको ये भी पता है कि सैलरी में बेसिक सैलरी भी पूरा लेते हैं और DA भी पूरा लेते हैं, पर इधर कुछ चेंज है कि बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल DA प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन, इस तरीके से इधर देखा जाता है। फिर R से रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में जो तुमको 5 लाख मिल रहे हैं वो तो ठीक है,
और फिर जो है एवरेज सैलरी, ठीक है, जैसे कि हम करते हैं ना एवरेज सैलरी 10 महीने की, एवरेज सैलरी इधर जो है वो 3 महीने की है, ईयर्स ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है, ईयर्स ऑफ कंप्लीशन में वही 0.6 को 1 कर देंगे एंड देन 15/26 है, राइट। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऐसा है कि जो आपको कंपनसेशन मिला वो तो ठीक है, 5 लाख कंपनसेशन जो मिला है, फिर 5 लाख और एक कंप्यूटेशन कि जितने ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो 7.6.1 ऐसा कुछ मंथ है, तो 8 ईयर है, तो 8 ईयर हो जाएंगे, देन एवरेज सैलरी, ठीक है, 3 महीने किलो, और ये 3 महीने भी लास्ट 3 मंथ है, ठीक है, लास्ट 3 मंथ का एवरेज और 15/26। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले 15/26 की, तो 15/26 एक तो हमको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे मिला, ठीक है, एक होता है 15/26 रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे। तो 15/26 जो है एक तो अपन ने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में देखा और एक अपने जो है ग्रेचुइटी में देखा। अब इधर हम क्या कर रहे थे कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब वही 0.6 को 1 कर दिया था, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 0.6 × 1, 0.6 को 1 कर दिया, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे, और जो है साथ ही साथ कहता 1 सेकेंड ऊपर सैलरी पर मंथ थी, ठीक है, इधर भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 0.6, ठीक है, पर सैलरी पर मंथ नहीं है, एवरेज सैलरी 3 महीने की है, और एवरेज सैलरी भी 10 महीने वाली नहीं, 3 महीने वाली एवरेज सैलरी। तो आप इधर लिख सकते हो कि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता तो ऐसा होता, तो इसलिए हमने इधर लिख दिया कि देखो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता तो इस तरीके से अपन एवरेज सैलरी 3 महीने की लेते हैं, 0.6 × 1 करते हैं। एक पॉइंट जो और समझाने का है कि इधर एवरेज सैलरी 3 महीने की थी, मतलब हमने पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी करी, और एक ऐसा होता है कि लेटेस्ट सैलरी पर मंथ को 3 से मल्टीप्लाई करो, राइट। ये जो हमने देखा था VRS में कि हमने लेटेस्ट सैलरी पर मंथ देखा उसको 3 मंथ से कंपेयर किया, ठीक है। तो VRS में आप ऐसे ध्यान रखना कि VRS में कुछ नया है, वो आप ऐसे याद रख सकते हो कि VRS वैसे भी नया है, जैसे पास्ट वाला कंसेप्ट लेते हैं, फ्यूचर वाला कंसेप्ट लेते हैं, एंड देन एक्चुअल अमाउंट 5 लाख। फिर आप ऐसा भी इसको समझ सकते हो कि एक पॉइंट और है समझने का कि जैसे कि लीव सैलरी है, तो लीव सैलरी में ऐसे 4 क्राइटेरिया है, तो ऐसे 4 क्राइटेरिया आपको VRS में भी मिलेंगे, राइट। बाकी अमाउंट की बात करें तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में 5 लाख है, VRS में भी 5 लाख है, लीव सैलरी में 3 लाख है, लीव सैलरी में 3 लाख है, और ग्रेचुइटी में 20 लाख है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए ग्रेचुइटी में अपन ने पोगा पढ़ा और नॉन पोगा पढ़ा, नॉन पोगा में कम एग्जाम्प्ट होगा, पोगा में ज़्यादा एग्जाम्प्ट होगा, अपन ने वैसे समझ लिया था, ठीक है। और नॉन पोगा तीनों केस में कम था, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में भी कम था, एवरेज सैलरी भी अपनी 10 महीने की जा रही थी, और इधर 1/2 हो रहा था, राइट। फिर पेंशन तो ठीक है हम समझ लेंगे, ठीक है। और फिर आती बात लीव सैलरी की, तो लीव सैलरी में भी अच्छा इसमें भी 4 क्राइटेरिया, ठीक है। तो लीव सैलरी और VRS में 4 का क्राइटेरिया था। तो लीव सैलरी में समझने का ये था कि इधर जो है डेट टू डेट लिया जाता है, जैसे कि एवरेज सैलरी 10 महीने की लेते हैं तो भाई लो 10 महीने की सैलरी कोई दिक्कत नहीं, पर इधर डेट टू डेट है। इसमें एक लीव क्रेडिट वाला कंसेप्ट आता है, एक 10 लाख तुमको वो याद रखने का है, लीव सैलरी है तो इधर 3 लाख, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग जो हुई थी, स्टार्टिंग जो 4 देखो स्टार्टिंग सब कुछ नए में स्टार्टिंग यहाँ हुआ था, जैसे कि 4 पॉइंट होना 3 की जगह, आपने 5 लाख की जगह 20 लाख की जगह आपने 3 लाख कर दिया, 10 महीने वाला कुछ क्राइटेरिया आ गया, एवरेज सैलरी में आ गया, लीव क्रेडिट करके कंसेप्ट आ गया, तो सब कुछ नई यहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर VRS बोलता है कि हम क्यों पीछे रहे, 4 पॉइंट हम भी इधर से ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें VRS में भी पास्ट और फ्यूचर वाला कंसेप्ट आया था। फिर रिटेंचमेंट कंपनसेशन में पूरा ग्रेचुइटी वाला ही है, पर इधर एवरेज सैलरी जो है 3 महीने की ली गई है 10 महीने की जगह, तो इस तरीके से अपन ने करा था, ठीक है। अब आती बात अलाउंसेस की, तो हम अलाउंसेस की भी बात कर लेते हैं, राइट। अब देखो अलाउंस इतने सारे हैं तो अपन बोल देते हैं कि क्यूटा TC उधर है, क्यूटा TC उधर है, तो क्यूटा मतलब मैं कुत्ता भी बोल सकता हूँ, तो कुत्ता TC उधर है। अब कुत्ता इन द सेंस कि C में 3 C आते हैं, ठीक है। एक तो कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कम्यूटेशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। क्यूटा कुत्ता, अंडरग्राउंड अलाउंस। T से ट्राइबल एरिया, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो कम्यूटेशन में आ गया, ठीक है, ट्राइबल एरिया। फिर अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ठीक है, अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। फिर TC ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस, ठीक है। तो एक अपन ने पढ़ा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और एक है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को अलाउंस। एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस कि मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, और एक है कि सिर्फ एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट वाले ना उनको अलाउंस। फिर क्यूटा, फिर TC ट्रैवल और टूर अलाउंस, तो एक हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एक हो गया ट्रैवल और टूर, अंतर है दोनों में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब ऑफिस से होम, होम से ऑफिस, और एक है ट्रैवल और टूर अलाउंस। C से कन्वेंस अलाउंस, एक अब ये कन्वेंस अलाउंस आ गया। U से यूनिफॉर्म अलाउंस उधर,
डी से डेली अलाउंस उधर, ठीक है। एच से हेल्पर अलाउंस, ए से एकेडमी अलाउंस और रिसर्च अलाउंस, तो ये सब अलाउंस की हमने बात करी। अब बात ये है कि जो टीसी उधर है, टीसी से अपना हो गया, ट्रांसपोर्ट मत लेना, ट्रांसपोर्ट ऊपर है, ट्रैवलिंग टूर, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, डेली, हेल्पर, एकेडमी, रिसर्च अलाउंस, जो भी है, जितना आपने खर्चा किया उतना आपका एग्जाम्प्ट है, जितना आपने खर्चा किया उतना एग्जाम्प्ट है। फिर बात है कि क्यूटा, ठीक है। अब देखो कम्यूनिकेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अब ये सिर्फ ब्लाइंड के लिए है, 3200 पर मंथ, ठीक है, ब्लाइंड वालों के लिए। फिर आते बाद एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस तो है मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही है, 100 पर मंथ। हॉस्टल है तो देखो इसमें मैक्सिमम 2 है, 300 पर मंथ। फिर आता है क्यूटा, अंडरग्राउंड में 800 है, ये माइन वाइन वाले एम्प्लॉय के लिए है। फिर टी से ट्राइबल एरिया वालों के लोगों के लिए, मतलब समझ रहे हो, एक तो ब्लाइंड लोगों के लिए है, फिर चिल्ड्रन आ गए, फिर अंडरग्राउंड वाले माइंस वाले लोगों के लिए, ट्राइबल एरिया वाले लोगों के लिए, उनके लिए 200 पर मंथ है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट वाले लोगों के लिए, उनके लिए 10,000 पर मंथ तक है कि अलाउंस जो उनको मिल रहा है उसका 70%, जो उनको मिल रहा है उसका 70% या 10,000 विच इज़ लोअर, उतना जो है एग्जाम्प्ट है। तो ये हम एग्जाम्प्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी जो हमने स्पेंड करा तो क्यूटा, बाकी टीसी उधर है, वो तो जितना हमने खर्चा करा उतना ही पूरा एग्जाम्प्ट है, जितना मतलब कि अमाउंट स्पेंड एग्जाम्प्ट है, ठीक है। जितना आपको मिला उसमें से आपने जितना करा खर्चा उतना एग्जाम्प्ट है आपको, ठीक है। बचा हुआ फिर आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है अपन ने इसकी बात कर ली। 100-300 आपको याद है, 3200 भी ब्लाइंड वाला आप चलो याद रख लोगे, 70% और 10,000 वाला वो याद रख लेना। ट्राइबल एरिया में 200, ठीक है, और अंडरग्राउंड में 800। चलो आती बात HRA की। HRA समझना जरूरी है। अब देखो एक ये भी पॉइंट है कि सारे अलाउंस टैक्सेबल होते हैं, ठीक है, सारे अलाउंस टैक्सेबल होते हैं एक्सेप्ट जो हमने ऊपर बात करी क्यूटा टीसी उधर, जहाँ पे हमने एग्जाम्प्ट वाले पोर्शन समझे। मतलब कि इन जनरल सारे अलाउंस एग्जाम्प्ट होते हैं, टैक्सेबल होते हैं, स्पेसिफिक में कुछ अलाउंस एग्जाम्प्ट होते हैं। अब आती बात HRA की। एक HRA बचा हुआ था, वो भी इसकी भी बात कर लेते हैं। HRA में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इसमें भी जो सैलरी ली जाती है 40% या 50% ली जाती है। ऑब्वियस सी बात है 50% मेट्रो सिटीज़ में ली जाती है, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अब देखो क्या है कि आपको जो सैलरी है उसका 40%, अब सैलरी में क्या बेसिक, देखो बेसिक और डीए वो सिर्फ ग्रेजुएटी में था, अदरवाइज बेसिक और कंडीशनल डीए और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर ऐसा ही होता है, ठीक है। सैलरी को यही माना जाता है। उसका 40% या 50% ज़्यादा ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज़ में, ठीक है, उतना, या आपको जितना अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, जितना अलाउंस आपको मिल रहा है। और ये अलाउंस किसके लिए मिल रहा है? रेंट के लिए मिल रहा है ना। तो सबसे पहले एक अपन ने समझा सैलरी हमको मिल रहा है ना, तो हमारी सैलरी, फिर हमको जितना अलाउंस मिला, और एक रेंट। तो रेंट क्या है? रेंट आप जितना पे कर रहे हो उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करो। वो सैलरी वही बेसिक डीए और कमीशन। तो जो भी लोअर है रेंट पे में से 10% ऑफ सैलरी माइनस करो, वो जो अमाउंट आया 40 या 50% ऑफ सैलरी, और जितना अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है विच एवर इज लोएस्ट, वो हमारा एग्जाम्प्ट होता है HRA में, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, आपको HRA मिल जाए या तो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल जाए, पर वो रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको परक्विजिट है और HRA आपका ये HRA है। अलाउंस और परक्विजिट में ये अंतर है कि अलाउंस आपको पता रहता है कि ये अलाउंस हमको मिलने वाला है, परक्विजिट जो है डिसाइड होता है बाद में, ठीक है। तो ये परक्विजिट का ऐसा हमको नोन नहीं होता, ठीक है। फिर फंड की बात आती है, फंड को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका बाकायदा मैं जो है सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे हमने अलाउंस की भी बातें करी, ठीक है, जहाँ पे हमने बहुत सारे दूसरे जो फर्दर पॉइंट थे जो ग्रॉस सैलरी में आते हैं। अलाउंस और परक्विजिट को अपन सेपरेटली कंसीडर करेंगे। बाकी जो कंसेप्ट हमने सारे देखे, हमने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में देखा कि इसमें एक नया कंसेप्ट क्या आया था कि 3 महीने का एवरेज था, ठीक है। फिर VRS की हमने बात करी, तो VRS में वो 4 पॉइंट आ गए थे, पास्ट और फ्यूचर देखा जाता है, राइट। इसमें फिर लीव सैलरी में नया कंसेप्ट आता है, लीव सैलरी आई थी, 4 पॉइंट आए थे उसके अंदर, ठीक है। लीव क्रेडिट की बात करी थी, 10 महीने आए थे इसमें, ठीक है। डेट टू डेट एवरेज लिया जाता है। ग्रेचुइटी की हमने बात करी, पेंशन की बात करी। इस तरीके से हमने जो है सैलरी वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का रिवीजन ओवर किया है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CT। Oh my god! He because he broke. Oh my god!